आप सबका अभिवादन और आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है अन्नदा पाटनी। मुझे गर्व है कि मैं प्रसिद्ध साहित्यकार, गांधीवादी, पत्रकार, चिंतक, विचारक श्रद्धेय श्री यशपाल जी जैन की सुपुत्री हूँ। बाबूजी की बहुत इच्छा थी कि मैं लिखूं, मौलिक लिखूं, लेकिन मैंने एक 18 वर्ष की आयु में एक अनुवाद किया जो कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में धारावाहिक रूप से छपा और फिर उसके बाद प्रेम और प्रकाश नाम की पुस्तक के रूप में आया। तत्पश्चात मेरी शादी हो गई और मैं चाहते हुए भी ज़्यादा नहीं लिख पाई, क्योंकि जहाँ मैं गई वहाँ दूसरी तरह का वातावरण था। लेकिन वहाँ की साहित्यिक गतिविधियों में मैंने काफ़ी भाग लिया। रेडियो वार्ताएं प्रसारित हुई मेरी। तो ये सब तो मैंने किया, लेकिन जहाँ तक लिखने का प्रश्न था वो ज़्यादा नहीं कर पाई। समाज सेवा में भी लगी रही, गांव में जाकर सेवा की। उसके पश्चात मैंने हाँ, अपनी महिला मंडल की पत्रिकाओं का संपादन किया और मुझे खुशी है कि मुरारजी भाई के कर कमलों द्वारा उसका लोकार्पण हुआ। तब अभी 2009 के बाद मुझे कुछ समय मिला, ज़्यादा समय मिला और मेरा ध्यान गया कि अपने अकेलेपन को या अपनी जीवन की रिक्तता को भरने के लिए सबसे अच्छा साधन है लिखने की ओर मुड़ जाना। तब से मैंने लिखना शुरू किया। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो काफ़ी लिखा। और जो कि प्रतिलिपि, मातृभारती, हस्ताक्षर वे पत्रिका और लोक गंगा में मैं थोड़ा बहुत छप रही हूँ। और एक नीलम कुलश्रेष्ठ मेरी मौसेरी छोटी बहन है, उसने वनिका पब्लिकेशंस के अंतर्गत एक कविता संग्रह प्रकाशित करवाया था और मुझे खुशी है कि उसमें मेरी एक कविता है। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा और नीलम दोनों के लिए अपना आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन एक बात मुझे लगती है कि मुझे प्रोत्साहन देने के लिए यदि मैं किसी को श्रेय देती हूँ तो वो हैं डॉक्टर सुनीता। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं लिखूं और इसकी फिक्र ना करूं कि मैं छप रही हूं या नहीं छप रही हूं। तो उन्होंने जो मेरा उत्साह बढ़ाया, तो मैंने उसके बाद इस ओर ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि रूबरू आइए आप, उसमें क्या हो गया, और रोज़ अब जो आप लिखती हैं उसका रोज़ एक वीडियो डालिए। खैर वो तो जो भी है, लेकिन एक विद्वान महिला होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी इंसान हैं और मैं जीवन भर उनकी आभारी रहूँगी। अब मैं जो एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने, वो एक्चुअली रेखा चित्र है और मुझे बड़ी खुशी है कि गीता श्री जी ने उस पर रेखा चित्र होने की मोहर लगा दी है। तभी मैं हिम्मत करके रेखा चित्र कह रही हूँ। मैं गीता श्री जी की भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहन दिया और कहा कि लिखती रहिए। तो आज मैं ये कहानी पढ़ रही हूँ। एक रेखा चित्र है, इतनी छोटी सी माँ। तो आप कृपया ध्यान दीजिएगा, पढ़िए, सुनिएगा और पढ़िएगा। मैंने लाइव प्रोग्राम्स बहुत ध्यान से सुने हैं, शायद काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा। तो मेरा अनुरोध है कि कृपया आप भी ये लाइव प्रोग्राम देखें और जो भी आपको जैसा भी लगे आप मुझे सुझाव दें, मुझे ठीक करेक्शन कुछ करना हो वो सब बताइए और आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित करें। धन्यवाद। तो प्रस्तुत है ये रेखा चित्र, इतनी छोटी सी माँ। जैसे ही खिड़की खोली कि एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। पास रखे शेल्फ से पुस्तक निकाली, मन को एकाग्र कर पढ़ने का प्रयास भी करने लगी, पर बच्चे के रोने की आवाज़ से मन बार बार उचट रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। खिड़की से झांककर नीचे देखा तो नजर आया कि दो पेड़ों के तनों के बीच रस्सी से दोनों सिरों से एक मटमैला कपड़ा बंधा हुआ था, झूले के रूप में। उसमें एक 4-5 महीने का बच्चा लेटा हुआ था, बेतहाशा रोए चला जा रहा था। पास में खड़ी लगभग 3 साल की लड़की खड़ी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। रूखे उलझे बाल, मैली सी जगह जगह सी फटी फ्रॉक पहने हुए और मुंह पर जमी मिट्टी की परतें, जैसे कई दिनों से उसका मुंह नहीं धुला हो।
बेचारी बच्चे को कभी पुचकारे तो कभी गाए, कभी मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाले और फिर कभी कपड़े के झूले को हिलाए, पर बच्चा था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने इधर उधर नज़र नज़र घुमाई कि शायद बच्चे बच्चे की माँ नज़र आ जाए, पर वहाँ कोई दिखाई ही नहीं। मुझसे नहीं रहा गया तो आवाज़ लगाई, अरे क्यों रुला रुला रही है उसे, माँ कहाँ है? बच्ची ने ऊपर देखा पर कुछ नहीं बोली। मैंने खींच कर कहा, माँ को बुला ना, कब से बच्चा रो रहा है, भाई है तेरा, बुला माँ को। वो सहमते सहमते बोली, माँ काम पे गई है और नहीं आएगी। बच्चे की आवाज़ रोते रोते बैठ गई थी। मैंने कहा, लगता है भूखा है, दूध पिला दे। वो बच्ची बोली, दूध की बोतल लुढ़क गई और सारा दूध गिर गया। अब मैं बुरी तरह से परेशान और बेचैन हो गई। जल्दी से एक बिस्किट का पैकेट निकाल कर लाई और खिड़की से लड़की के पास नीचे फेंक कर बोली, भूखा है, बिस्किट को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर उसे चटाकर खिला दे। लड़की ने वैसा ही किया। मुंह में ज़रा सा कुछ खाने को पहुंचा तो बच्चा चुप हो गया और खाने के लिए लपकने लगा। मेरी जान में जान आई। तभी ख्याल आया कि वो छोटी सी लड़की भी तो भूखी होगी। मैंने आवाज़ देकर कहा, तुझे भी भूख लगी होगी, तू तू भी बिस्किट खा ले। मेरा इतना कहना था कि वो एक के बाद एक करके सब बिस्किट हजम कर गई। फिर मुश्किल से बच्चे को झूले से उठाकर नीचे ज़मीन पर उसे गोद में लेकर बैठ गई और घुटनों को हिलाती हिलाती उसे सुलाने का प्रयास करने लगी, जैसे कि हमारी माँ हमें और हम अपने बच्चों को सुलाते थे। बच्चा गोदी की गर्माहट पाकर सो गया। रोते रोते वो एकदम पस्त भी हो गया था। अब तक जो मैंने देखा उसने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। हम अपने माँ बाप के सामने कभी बड़े नहीं होते, ना हो पाए, सदा बच्चे ही बने रहे। हमने अपने बच्चों को भी लाड प्यार लड़ाते लड़ाते कभी भी बड़ा होने नहीं दिया। घर गृहस्थी वाले हो गए, पर हमारे सामने आते ही बच्चे बन जाते हैं। मेरा मन फिर उस लड़की की तरफ चला गया। देखूं क्या कर रही है। बच्चे को जमीन पर बिछे गंदे कपड़े के पास पर सुलाकर अब वो लड़की भी निश्चिंत होकर उसकी बगल में लेट गई थी। मुझे ख्याल आया कि बेचारी का जरा से बिस्किट से क्या पेट भरा होगा। मैं उठी, झट से अलमारी से अपनी पोती रिया की कुछ पुरानी फ्रॉक निकालकर कुछ खिलौने, फल व एक बोतल में दूध और कटोरी चम्मच थैले में डालकर अपनी सेविका के साथ नीचे उतर आई। लड़की के पास पहुंची तो वो सहम गई, पर पहचान भी गई। मैंने उसके पास थैला रखते हुए कहा, इसमें दूध है, कटोरी चम्मच से ना भाई को पिला देना जब वो रोए तो। खिलौने भी हैं झुनझुन वाले, बजाकर बहला देना उसे। फल हैं, तू खा लेना और केला उसे मसल मसल कर खिला देना। इतनी सी बच्ची को पता ही नहीं कि कुछ समझ में आया भी नहीं, पर उसने तपाक कर थैले में से गुड़िया निकाल ली और मुस्कुराते मुस्कुराते उसके मुंह को छूती रही। मेरा मन भर आया। सचमुच अभी उसके खेलने के हंसते खिलने के ही तो दिन हैं। यही सब सोच रही थी कि इतने में एक औरत सीधे पल्ले की सूती साड़ी में आती दिखाई दी। समझ गई कि यही इन बच्चों की माँ होगी। जैसे ही पास आई, मैंने अपने दुखी मन की भड़ास उस पर निकाली। कैसी माँ हो, शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों को भूखा प्यासा छोड़कर चलती बनी। उस औरत ने पहले तो मुझे अजीब नज़रों से देखा, फिर वहाँ से स्वर में बोली, मैडम जी, इनकी भूख और प्यास का इंतज़ाम ही तो करने गई थी। बाप 2 महीने पहले जहरीली शराब पीने से गुजर गया। अगर मैं काम पर न जाऊं तो घर में एक टाइम चूल्हा भी नहीं जलेगा। मैं खींच कर बोली, पर बच्चों का कुछ तो इंतज़ाम कर, अपनी सास, माँ, बहन या किसी और रिश्तेदार के पास छोड़ कर आ। वो तेज़ आवाज़ में बोली, अरे जिनके खुद के यहाँ खाने के लाले पड़े हों, तो वहाँ कैसे बच्चों को छोड़ूं? उनकी अपनी परेशानियाँ कम हैं क्या? और मैडम जी, हमारे बच्चे तो पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं, उम्र कोई मायने ही नहीं रखती। बड़े छोटे करते करते एक दूसरे को संभालते जाते हैं और सब पल जाते हैं। आपकी बड़ी कृपा है कि आपने बच्चों के बारे में कम से कम इतना तो सोचा। कुछ मैडम लोग तो हमें ठेकेदार से कहकर काम से निकलवा देती हैं कि बच्चों के कारण वे सो नहीं पाती और उनका वो आराम का समय होता है। आपके मन में दया माया है, भगवान आपको खूब सुखी रखे, आप चिंता फिक्र ना करें। और ये कहकर वो अपनी चीज़ें समेटने लगी। उसकी दलीलों के बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं रह गया था। उसके हाथ में ज़बरदस्ती कुछ रुपए थमाकर
घर आ गई। उस गरीब मजबूर औरत की बातें रह रहकर मन को व्याकुल कर रही थी। कितनी सहजता से उसने कह दिया कि मैं चिंता ना करूं, पर कैसे भूलूं उस प्यारी सी लड़की को, इतनी सी छोटी सी उस वात्सल्यमयी माँ को। धन्यवाद।